Hello friends, welcome to my channel Learn with Shiv Pratap, and in this video we are going to do the part second of the fundamental units of life. अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि सेल क्या होता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो पर्टिकुलर जो अलग अलग स्पेसिफिक सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक जो सेल होता है उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये मेन 3 हम लोग के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेल के। अब इसी सेल्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक एक करके सबको जानते हैं। पहला होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो बेसिक हम लोग का कह सकते हैं जो हर एक सेल में होता है वो होता है। The nucleus is considered as the head of the cell. It provides the instructions. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देता है कैसे पूरे सेल को काम करना है। और जो हम लोग का न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसके पास खुद का एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये हेड है आप कह सकते हैं, तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। और इसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, बहुत ज़्यादा पोरस है, और ये पोरस इसलिए है ताकि ये जो हम लोग का साइटोप्लाज्म के अंदर या बाहर जितने भी अगर मटेरियल के एक्सचेंज है वो हो सके। अब देखिए जो हम लोग का न्यूक्लियस होता है इसके अंदर आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के हेरिडिटी जो इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल जो हम लोग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं, जो हम लोग को पेरेंट्स से मिल रहा है वो हम लोग का कहाँ होता है, डीएनए में होता है। और डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे क्रोमोसोम्स में। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए डीएनए क्या होता है, हम लोग का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है कि जो हम लोग का इंफॉर्मेशन है ये हम लोग का आगे जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हम लोग का डीएनए बढ़ते जाएगा, लेकिन डीएनए का मेन फंक्शन ये है कि उसमें कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जीन्स। तो वही हम लोग के होते हैं फंक्शनल पार्ट्स जो मेन फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये जब डिवाइड होने लगते हैं तभी ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। और उससे पहले ये क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हम लोग के क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जब सेल अबाउट टू डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड होने वाला रहता है, तब वो क्या करते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को ले लेते हैं। अब देखिए जो डीएनए होता है वो अलग अलग सेल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जहां हम लोग का जो सारा सेल ऑर्गेनल का कंटेंट है उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक फिजिकस एक लिक्विड होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको एक प्लेस में रखा जाता है। अब देखिए जो सेल साइटोप्लाज्म है ये हम लोग का, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो केमिकल हम लोग के आप कह सकते हैं रिएक्शंस चलते रहते हैं, और ये सारे को होल्ड करके रखता है ना, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स रखता है जो स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एनर्जी जनरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, मतलब बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर होते हैं। और देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग का ह्यूमन बॉडी है ना, मल्टी सेलुलर जो हम लोग का ऑर्गेनिजम्स है, इसमें बहुत बड़े और लार्ज और कॉम्प्लेक्स जो हम लोग के होते हैं वो उसको करना पड़ता है, केमिकल्स या रिएक्शंस को करना पड़ता है, तो ये उसके लिए एक प्लेस प्रोवाइड करता है अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के फॉर्म में। अब देखिए जो हम लोग के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देखें सेल ऑर्गेनल्स से पहले, देखिए न्यूक्लियस क्या है कि जैसे मैंने आपको बेसिक तो उसके बारे में बता ही दिया, लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है कि 2 तरह के मेनली सेल्स होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब प्रो का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी, ठीक है, और कैरियोटिक मतलब सेल। तो अब देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं रहता है, उसमें एक मेम्ब्रेन नहीं रहता है। ठीक है, अलग ही मतलब वेल डिफाइंड मतलब स्ट्रेच ऐसे ही फैला रहता है पूरे उसके साइटोप्लाज्म में, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो हम लोग का आप देख सकते हैं, इधर लिख के देखते हैं कि जो 2 तरह के सेल्स हैं हम लोग के, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। देखिए मेन क्या होता है कि देखिए मेन इसमें ये न्यूक्लियस का ही रहता है, न्यूक्लियस का डिफरेंस रहता है। जो हम लोग का यूकैरियोटिक सेल्स है जो हमारे अंदर होता है उनमें क्या है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, उनके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन रहता है, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है।
लेकिन जो हम लोग के प्रोकैरियोट्स हैं, जो प्राइमरी हैं, मतलब जो पुराने हैं, इसमें क्या होता है कि कोई सेल, हम लोग का जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड नहीं रहता है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में रहता है। तो ये हम लोग का होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब अगर एक और डिफरेंस देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो हम लोग के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, ठीक है, सेल आप कह सकते हैं एक एडिशनल उनमें सेल मेम्ब्रेन होता है, और इसमें वैसा कोई ऐसा नहीं रहता, कोई भी सेल्स में ऐसा आप कह नहीं सकते कि मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यूकैरियोटिक में आप देखेंगे तो जो सेल है बहुत सारे अलग अलग आपको वेराइटीज मिलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के, अलग अलग फंक्शंस के लिए, लेकिन इसमें काफ़ी सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बहुत सारे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं पूरे बॉडी को फंक्शन करने के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग का अगर हम लोग देखें तो हम लोग के अंदर भी क्या है, बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस अभी चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी अलाइव हैं, जिसकी वजह से हम लोग रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, है ना, अलग अलग प्रोसेसेस को हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स को यही हम लोग जान सकते हैं कि जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो हम लोग बनाया है गया है नेचर के द्वारा अलग अलग सेल्स में, उसी को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं या करते हैं। चलिए तो हम लोग का जो सेल ऑर्गेनेल है वो देखते हैं, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग का ER से भी रेफर करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हम लोग लिख सकते हैं ER। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हम लोग का पहला ऑर्गेनेल है, और इसका फंक्शन क्या होता है हम लोग पहले देख लेते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें मेन आप कह सकते हैं कि दो तरह के इसमें होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कितने टाइप का है, दो, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ ये इसलिए दिखता है ना क्योंकि आप माइक्रोस्कोप से देखिए हम लोग का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, और रफ वाले पे ऐसा गोल गोल दिखता है, इसीलिए हम लोग उसको रफ कंसीडर करते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इसमें क्या होगा कि बहुत पॉइंट पॉइंट चीज़ें आपको दिखते हैं, और वो हमारे होते हैं राइबोसोम्स। तो आप कह सकते हैं ये एक फैक्ट्री है, और ये जो राइबोसोम्स है ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मेन फंक्शन है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। तो इधर आप याद रखिएगा ये राइबोसोम्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या हो गए हम लोग के, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और प्रोटीन अगर सिंथेसाइज होगा तो देखिए प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है, रिपेयर करने में, ठीक है। और हम लोग का जो सेल होता है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है इसका, ठीक है, अगर कहीं डैमेज हो गया तो। नेक्स्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं। अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लिपिड्स और अलग अलग मतलब अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, और फैट्स आप कह सकते हैं अगर प्रिसाइडली कहा जाए तो, लिपिड्स और फैट्स को ये बनाता है, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल को रिपेयर करने में और साथ ही साथ ग्रोथ करने में। तो आप याद रखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गोल्गी एपैरेटस में। गोल्गी एपैरेटस क्या है, इसका जो आप कह सकते हैं डिस्क्राइब या डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने, ठीक है, गोल्जी ने। तो गोल्गी एपैरेटस आप कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस का काम करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है और ट्रांसपोर्ट का और टारगेट एरियाज पे भेजता है। तो जो गोल्गी एपैरेटस है हम लोग का ER से जुड़ा रहता है, रफ ER से, और ये क्या करता है उधर से जो मटेरियल आता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन आता है, तो उसको अच्छे से पैक करके और उसको टारगेट एरिया पे सेंड कर देता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग में, मॉडिफिकेशन में, और कहीं कहीं स्पेशल केसेस में इसके फंक्शंस थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो हम लोग का जितना भी मटेरियल जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको ये अच्छे से पैक करके टारगेट एरिया में, और ये ना सिर्फ इनसाइड ऑफ द सेल, कभी कभी आउटसाइड ऑफ द सेल भी ये उसको ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब आता है हम लोग का लाइजोसोम्स। देखिए लाइजोसोम्स क्या होता है, देखिए अब कोई भी कहीं भी एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये काम करता है, साफ सफाई रखता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेस्ट मैनेजर का काम करता है ना। अब देखिए गंदगी तो हो जाती होगी सेल में भी, है ना, सड़ गया, कहीं खराब हो गया, कोई सेल ऑर्गेनेल काम ही नहीं कर रहा है ठीक से, तो ये वहाँ पे काम आता है। और इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं,
जिसके मदद से क्या करता है कि ये उनको डाइजेस्ट कर देता है, उनको खत्म कर देता है, ठीक है। और ये क्लीन रखता है हम लोग के बॉडी को या ऑर्गेनल्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि कोई ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा, ठीक से काम नहीं कर रहा, या वो उधर डेड है, तो ये क्या करेगा, खुद को ही बर्स्ट कर जाएगा और वहाँ पे ये पूरा उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ये जब बर्स्ट होता है तो ये पूरे ही सेल को या खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए हम लोग इसको सुसाइडल बैक्स भी कहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी जनरेट हो सकते हैं कि विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइडल बैक्स, तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कहा कि किसी भी काम को करने के लिए हम लोग को एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। और एनर्जी कहाँ जनरेट होता है हम लोग का, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि आप कह सकते हैं पावर हाउस है हम लोग के सेल का, कहते हैं इसे। और बहुत जगह पूछा भी जाता है कि विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि इसमें बहुत सारे फोल्डिंग्स बने रहते हैं, जिससे ये इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और यहाँ पे ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एटीपी क्या है, एटीपी एक एनर्जी करेंसी है, जिसके मदद से हम लोग यूज़ करके एनर्जी से अलग जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सेल्स को करते हैं, ठीक है। और ये एटीपी को ही बनाता है। एटीपी है हम लोग का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो जनरेट होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये भी जानना जरूरी है कि ये भी एक डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके पास क्या है, खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है। डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। मतलब हम लोग इससे ये जान सकते हैं ये खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है और इसके पास खुद का आप कह सकते हैं डिवाइड भी कर सकता है, ठीक है। या आप रिप्लिकेट का मतलब वही हुआ, डिवीजन भी इसके अंदर हो सकता है। तो इसके अंदर भी डीएनए होता है। और देखिए ये डबल मेम्ब्रेन होता है, तो आप देख सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेन क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लास्टिड्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। वैसे सब सेल ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए उनके फंक्शन को लेके, सबका अलग अलग फंक्शन होता है और इसीलिए वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्लास्टिड अगर देखा जाए तो प्लास्टिड मेनली हम लोग के प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड क्या होता है कि इसका दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड एक होता है क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, देखिए क्लोरोप्लास्ट मतलब जो कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक आता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है तो वो क्या होता है कि वो उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल की मदद से जो हम लोग का प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस को कर पाता है। अगर आप जो हम लोग देखें कि ये इसके अंदर अगर कलर पार्ट्स होते हैं तो जो हम लोग के फ्लावर्स हैं या फिर जो हम लोग के फ्रूट्स हैं, और अगर आप जितने भी कलर्ड पार्ट्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से ये कलर को जनरेट करता है। अगर सेकंड देखा जाए ल्यूकोप्लास्ट, जो हम लोग का प्लास्टिक्स का ही सेकंड पार्ट है, तो उसमें क्या होता है कि ये स्टोरेज का काम करता है ना। प्रोटीन्स का, बहुत सारे अलग अलग फैट्स का, वो क्या होता है उधर स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। अब इसका भी एक खासियत क्या है कि ये भी एक डबल मेम्ब्रेन है और साथ साथ इसके पास भी खुद का डीएनए है और राइबोसोम भी है। तो ये क्या होता है, मेनली प्लांट्स में पाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ही आता है क्लोरोफिल, जो हम लोग का किस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट हम लोग का ऑर्गेनेल है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है कि एनिमल्स में बहुत छोटे छोटे होते हैं और प्लांट्स में लार्ज अमाउंट में होते हैं। कभी कभी तो सेल का 50 से 90% हम लोग का वैक्यूल्स होते हैं, जिसे हम लोग सेंट्रल वैक्यूल्स कहते हैं। देखिए वैक्यूल्स का मेन फंक्शन क्या है, ये भी एक स्टोरेज का काम करता है। एमिनो एसिड्स का हो गया, प्रोटीन्स का हो गया, और जितने भी अलग अलग ये क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड दोनों टाइप के आप कह सकते हैं स्टोरेज करता है, ठीक है। मटेरियल्स का या सब्सटेंसेस का ये स्टोरेज का काम करता है। अब देखिए वैक्यूल्स क्या होता है कि कभी कभी तो बहुत बड़ा होता है प्लांट्स में। अब क्यों बड़ा होता है, क्योंकि उनको क्या होता है, स्टोर करना पड़ता है जितने भी उनका, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुगर ही ले लें तो उनका वो क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। और कभी कभी ये जो वैक्यूल्स होता है इसका काम अलग अलग बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एमीबा में, है ना, एमीबा में क्या करता है कि वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वैक्यूल। और वैक्यूल आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे कि प्लाज्मोसिस एक, इधर हम लोग देखते हैं, जब मैंने आपको पिछले वीडियो में वो बताया था हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और इधर तो इधर क्या होता है, देखिए आप सेल जो हम लोग का होता है, ठीक है, सेल हम लोग का बर्स्ट क्यों नहीं करता है वो भी एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए सेल जो हम लोग का होता है, सेल जैसे हम लोग जानते हैं प्लांट सेल में दो होता है, सेल वॉल के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी लगा रहता है।
तो ये हम लोग का क्या हो गया, सेल वॉल। तो देखिए आप देखते होंगे कि ये पिचक क्यों नहीं जाता, क्योंकि सेल वॉल बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फोर्स यूज कर उस पर अप्लाई करता है, लिनेन का बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये देखिए अब तक क्या करता है कि क्यों बर्स्ट नहीं होता, उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो हम लोग का वैक्यूल होता है प्लांट्स में बड़े बड़े, वो भी एक ऑपोजिट क्या कह सकते हैं कि एक फोर्स को लगाता है सेल वॉल के ऊपर, इसीलिए एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था जानने के लिए, पूछा भी जाता है क्वेश्चन। अब देखिए जो मैंने प्लाज्मोसिस के बारे में बोला, प्लाज्मोसिस क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, प्लांट सेल्स का पूरा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना, तो उसी को प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोसिस कहते हैं। ये सेल वॉल है और इसके अंदर का जो अगर सिकुड़ गया, सेल वॉल अपने जगह पे ही रहता है और अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी कंटेंट्स है, प्लांट सेल में बता रहा हूँ, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोसिस। अब देखिए लास्ट क्या है हम लोग का, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल डिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई सेल खराब हो गया, कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, किसी को रिप्लेस करना है, किसी को रिपेयर करना है, तो सेल डिवीजन का काम आता है। सेल डिवीजन हम लोग का जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जो हम लोग की मदर सेल होती है, मदर सेल, ठीक है, इनके अंदर ये जो होते हैं अलग अलग हम लोग के क्रोमोसोम, और ये डिवाइड होके 2 ये हम लोग के क्रोमोसोम्स हैं, और इसे हम लोग कहते हैं मदर सेल। देखिए ये कब होता है माइटोसिस, माइटोसिस कब होता है, जब पूरा होली होता है, अच्छा खासा पूरा अच्छे लेवल पे जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस। और यहाँ पे जब सेल डिवीजन होता है तो 2 फॉर्म होता है, ठीक है, और दोनों के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इसे हम लोग कहते हैं डॉटर सेल। दूसरा होता है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है कि ये क्या होता है कि 2 स्टेप में होता है, जैसे इधर क्या हुआ कि इधर क्या हुआ, सिर्फ एक ही स्टेप में सेल डिवीजन हुआ, लेकिन वहां पे क्या होता है कि 2 स्टेप में होता है, पहले सेल डिवाइड हुआ और फिर अगेन उसके बाद एक और बार डिवाइड हो जाता है। ठीक मतलब कहने का मतलब क्या है कि इधर 4 नए नए सेल्स का होता है, या 4 नए नए डॉटर सेल्स का आप कह सकते हैं प्रोडक्शन होता है, या सेल डिवीजन के थ्रू सेल्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ हो जाते हैं, और क्वेश्चन भी पूछा है बुक में कि क्यों हो जाते हैं, क्यों इसलिए हो जाता है क्योंकि इधर 2 स्टेप में तोड़ा, पहले तो इधर बराबर किया और उसको फिर आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आई होप चैप्टर आप पूरा समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डाउट सेक्शन जो डाउट सॉल्विंग जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग अगर देखें तो मेनली हमको सेल्स के बारे में बताया गया कि सेल्स क्या होते हैं, उनमें कंटेंट क्या होता है, क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं अलग अलग सेल्स के, और मैंने आज डिस्कस कर लिया है डिटेल में। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या देखेंगे, टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या है, सेल से ही मिलकर बने हुए रहते हैं, और उस चैप्टर का भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप द फंडामेंटल और यूनिट ऑफ लाइफ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, और अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।